प्रधानमंत्री बनाई गई है। और आइए उन बातों को, उन महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से सुनते हैं जिसमें उन्होंने पड़ोसियों पर निशाना साधा है, दुश्मन पड़ोसियों पर, विस्तारवाद और आतंकवाद पर निशाना साधा है। आतंकवाद और विस्तारवाद के लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं, उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। आइए वो महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर, और इन बातों के निहितार्थ समझने के लिए हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास और अपने रिपोर्टर्स के पास। एलओसी और एलएसी का जिक्र किया गया है। सुमित चौधरी और मोहित मल्होत्रा आपको क्रमशः एलएसी और एलओसी से नजर आ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने कवरेज दिखाने का वादा किया था। कन्याकुमारी से अभिषेक आपको नजर आ रहे हैं, पीछे उनके विवेकानंद रॉक दिखाई दे रही है, और यहाँ आपको हमारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं। वर्लिन पवार, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सोनिया लाल गुप्ता, डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं अभिषेक, वहां तक आज कही हुई इन बातों के क्या मायने निकाले गए? लाइंस बिटवीन द लाइंस, क्या कुछ पढ़ा गया? देखिए, बिटवीन द लाइंस दिनेश एकदम साफ है कि विस्तारवाद की जो बार बार पीएम ने विस्तारवाद का जिक्र किया है, एलएसी और एलओसी का जिक्र किया है, वो ध्वनि यहां भी दिखाई दे रही है। हम जहां पर हैं वो सुदूर भारत की जो जमीनी सीमा है यहां खत्म होती है। आपको ये दिखाई पड़ रहा है, पूरा ये महासागर दिखाई पड़ रहा है। और विस्तारवाद की आप बात करेंगे तो जो चीन की गतिविधियां हैं उनका सिरा यहां बहुत हद तक जुड़ता है। इसके बाद श्रीलंका में जाकर वो सिरा जुड़ता है। विस्तारवाद की गतिविधियां श्रीलंका में भी चल रही है। समुद्र के पास खड़े हुए हैं अभिषेक, और आज उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो, आसियान कंट्रीज, उन्होंने कहा कि वो हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं। मतलब ये समझा जा रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को किस तरीके से काउंटर करना है। बिल्कुल, देखिए इस समय आज की तारीख में जिसे कहते हैं समंदर की डिप्लोमेसी, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और सारा झगड़ा आपको याद होगा साउथ चाइना सी में दिनेश, वो इसी बात को लेकर हो रहा है कि समंदर पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है। हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दिनेश, तीनों का मिलन है। और ये जो जगह हैं ये अपने आप में इशारा कर रही हैं कि किस तरह से भारत यहाँ से लेकर के श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया तक, ये जो मैरीटाइम की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भारत ने नया तालमेल किया हुआ, और वो तालमेल चीन की विस्तारवादी सोच पर भारी पड़ रहा है। और हम और आगे जाके मलक्का की खाड़ी की बात कर लें, वहां भी नेवल एक्सरसाइज चल रही है। मैं आपके पास और ये सारा कुछ लद्दाख में भारत का शौर्य देख लिया है। विस्तारवाद पर कैसे अंकुश लगा है विस्तारवाद, अब और अगर और ज्यादा विस्तार नहीं कर पाएगा अपना, आइए समझने के लिए चलते हैं लेह, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। सुमित, आपने भाषण सुना, वहां पर फोर्सेस के लोगों से भी शायद आपकी बात हुई होगी। क्या मायने निकाले गए इन कही हुई बातों का आज? देखिए, मायने बिल्कुल साफ है दिनेश कि जो भी भारत की सीमाओं की तरफ देखेगा उसको उसी की बात का जवाब उसी की तरीके से दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान को लेकर खासतौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पड़ोसी, हमारे कई पड़ोसी ऐसे हैं। और यह बात इसलिए भी स्पष्ट है क्योंकि कई पड़ोसियों की नजर सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि भारत किस तेजी से बढ़ रहा है, किस प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, तो उनका मकसद है उस डाइवर्जन को क्रिएट करना। और यही वजह है कि लगातार हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं कि एलएसी के इलाकों के अंदर चीन किस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा दिनेश कि हमारे गलवान के वीरों की, गलवान के बलवानों की चीज, पूरी बहादुरी पूरी दुनिया ने देखी। यानी अब भारत की चीजों को लेकर, भारत की क्षमताओं को लेकर खास तौर पर पूरी दुनिया इस बात से सक्षम है कि भारत आने वाले वक्त की एक बड़ी महाशक्ति है। और यही वजह है कि हम जब कार्बन न्यूट्रल इलाके के तौर पर इसकी पहचान बनाए जाने का भी जिक्र किया, वो भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले मैं मोहित के पास चल रहा हूं। अटारी बॉर्डर पर वो मौजूद है। मोहित, वहां पर मौजूद लोगों ने भी ये भाषण सुना होगा। वहां आप तैयारियां भी हमको दिखा रहे थे कुछ देर पहले, कैसी चल रही हैं आज पूरे दिन को लेकर। वहां इस भाषण में कही हुई बातों का, इसमें छिपे हुए मायनों का क्या संदर्भ निकाला गया? देखिए, पीएम की जब स्पीच चल रही थी तब डीजी बीएसएफ यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने भी भरोसा दिया है। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि हमारी देश की मोहित, आप साथ में वो तैयारियां भी दिखाते रहे आसपास, वहां अटारी में क्या चल रहा है वो भी बता दें प्लीज। वो भी साथ में दिखाते रहे, आपकी आवाज और साथ में वो विजुअल्स हम देखना चाहते हैं।
जी देखिए, मैं आपको कई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निराश होकर वापस जा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर हम सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। अटारी बॉर्डर पर क्या इस वक्त नज़ारा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो जो स्टैंड्स हैं जहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है और 15 अगस्त के मौके पर ख़ास तौर पर यहाँ पर देशभक्ति का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल स्टैंड्स खाली हैं। यहाँ पर BSF के जवान थे जिन्होंने मिठाई बांटी, झंडा फहराया गया, DG BSF यहाँ पर पहुँचे थे और जो लोग झंडा नहीं देख पाए उनको हम दिखाना चाहेंगे। झंडा यहाँ पर फहराया गया पूरी शान के साथ BSF के DG की तरफ से और यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, लेकिन पब्लिक यहाँ पर मौजूद नहीं थी, बस एक कमी थी। हालांकि BSF के कई जवानों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पब्लिक की कमी खल रही है क्योंकि यहाँ पर देशभक्ति का अलग ही नज़ारा यहाँ पर हर साल देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी BSF के जवान बीच आज जिस बात का जिक्र हो रहा है विस्तारवाद और आतंकवाद, खासतौर से विस्तारवाद पर उन्होंने कई बार हमला बोला है, अंग्रेजों का उदाहरण देते हुए हमला बोला है। उन्होंने क्या बात कही है वो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वो आज की सबसे बड़ी खबर है। असल में अगर हम देखें तो विस्तारवाद की वजह से इस पूरी दुनिया ने भुगता है। इस बात को कई बार उल्लेखित किया गया, कई बार रेखांकित किया गया और यह कहा गया कि 2 बार विश्व युद्ध को विस्तारवाद की सोच ने ही झोंका है और अब इस पर अंकुश लगना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विस्तारवाद पर अंकुश लगना चाहिए और विस्तारवाद के जब भी प्रयास हुए हैं दुनिया ने भुगता है। 2 विश्व युद्ध झेले हैं, हालांकि उस दौरान भी भारत बाकी की दुनिया के लिए एक मिसाल बना। एक बार फिर से हम सुमित के पास चलते हैं। सुमित, विस्तारवाद पर अंकुश, आज की हेडलाइन अगर कहा जाए तो यही बात है, विस्तारवाद पर रोक लगनी चाहिए। क्या चीन में इन बातों को सुना जा रहा होगा और समझा जा रहा होगा इसके मायने? देखिए, चीन ना तो सुनने वाला है ना समझने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले से ये बात कह रहे हैं तो उसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा दिनेश कि विस्तारवाद यानी चीन, कौन इन चीजों के ऊपर लगातार साजिशें रच रहा है, चीन, और कौन ऐसी कोशिश कर रहा है कि लगातार दूसरे के क्षेत्रफल में घुसने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत के साथ हो, चीन का ये सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ इसी तरीके के रिश्ते हैं। तो ये विस्तारवाद चीन के लिए एक बड़ी चुनौती खुद के लिए पैदा हो रहा है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ उसके पड़ोसी मुल्क बल्कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको इस चीज की मुखालफत झेलनी पड़ रही है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना लाल किले से साफ संदेश था कि अगर आप विस्तारवाद की नीति पर चलेंगे तो भारत भी आपको उसी तरीके से जवाब देगा जिस तरीके से आप जो कोशिश कर रहे हैं भारत की हैं सीमाओं में घुसने की। भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कमोडोर अनिल जयसिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है चर्चा में। अभी रामकृपाल जी से मैंने आज की कही हुई बातों के निहितार्थ समझे। उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर में जिस तरीके से उनके दिमाग में वो क्रम बना होगा, महत्व का क्रम, किन बातों का उल्लेख कैसे करना है, और उसी हिसाब से उन्होंने ये बातें कही और सबसे पहले विस्तारवाद की चुनौती का जिक्र किया है। और अब इस बात को लेकर मैं विनोद भाटिया साहब आपके पास आ रहा हूं। आज का सबसे बड़ा चैलेंज, हेयर ट्रिगर पर बैठे हुए हैं हम लोग, किसी भी समय कुछ हो सकता है, पूरी दुनिया उस मुहाने पर बैठी हुई है और इसके लिए चीन और उसकी विस्तारवादी सोच जिम्मेदार है, इसी का उल्लेख दिखाई दिया। क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है जब वो एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करते हैं तब? बिल्कुल ठीक बोला दिनेश जी आपने। ये एक संकेत दिया है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से पूरी दुनिया को संकेत दिया है कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत है और अपनी जो हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, LAC पे जो हो रहा है, जो LOC पे हो रहा है, और चाइना के खास तौर से जो उसका एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, जहां पर साउथ चाइना सी में हो, LAC पर हो, ताइवान में हो, वो हम उसको रोकेंगे और हम आपसे बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके खड़े हुए हैं। तो ये एक संकेत उन्होंने चाइना को दिया है, दुनिया को दिया है, नेबरहुड को दिया है, वेस्ट एशिया को दिया है, साउथ ईस्ट एशिया को दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा संकेत दिया जाता है और अपनी फौज को भी संकेत दिया, अपने देशवासियों को संकेत दिया है। देखिए, हम सब मिलकर लड़ेंगे इसको, अगर कोई हमारे पे आंख उठाएगा तो हम उसको जवाब देंगे। और अच्छा, इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियों का भी एक तरीके से रूपरेखा खींची है। उन्होंने बताया कि हम आने वाले दिनों में किस तरीके से आत्मनिर्भर, वो बेशक डिफेंस का ही फील्ड क्यों ना हो, हम किस तरीके से खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि जब बच्चा एक घर में वयस्क होता है तो उससे खुद के पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा की जाती है और अब तो हाई टाइम है हमारे लिए कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। अनिल जयसिंह साहब, आपके हिसाब से महत्वपूर्ण बातें आज के भाषण की क्या रही? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात तो आत्मनिर्भरता है। जब तक देश हमारा आत्मनिर्भर नहीं होगा, वो शक्तिशाली नहीं होगा। और ये
ये एक सरकार का खाली जिम्मेदारी नहीं है या फौज की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक अगर अपना अपना जो उसका जो ड्यूटी है वो निभाए तो ये देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आत्मनिर्भरता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है कि हर एक नागरिक को इस देश में समझना है, अगर हमारे को शक्तिशाली होना है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमको अपने आप अपने पैरों पे खड़े होना है, हमको अपनी शक्ति खुद बनानी है, कोई हमको शक्ति बाहर से नहीं देगा, और उसके लिए हर एक आदमी का, हर एक नागरिक का योगदान बहुत जरूरी है। क्या इस बात को हम इस तरीके से देख सकते हैं वर्लिन की ये मौके वो हैं जब हमको एलओसी और एलएसी दोनों तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं। कोविड में हम घर में जूझ रहे हैं, इकोनॉमी को हमको पटरी पर लाना है, और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कभी संकट आता है हम में एकजुट होने की प्रवृत्ति होती है। क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और आने वाले दिनों में ये एकजुट होने की प्रवृत्ति हमारे मौजूदा संकटों से, वो बॉर्डर पर हो या घर के भीतर, हमको उबारने में मदद करेगी? प्रधानमंत्री ने आज अपनी लगभग 1 घंटे की स्पीच दी है। मैं बोलूंगी ये हमारे अगले 1 साल का सारांश है। इसमें वो हमको बताते हैं कि सिर्फ फौज नहीं, साइंस के वर्ल्ड में नहीं, हर जगह से हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है। और उन्होंने इस अपनी स्पीच में बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, मगर जब भी हिंसा होगी उसका जवाब हिंसा के साथ ही दिया जाएगा। और जिसका हमने पूरा तरीके से हमने उसको दिखाया है पिछले साल, और इस साल भी दिखाया है, और आने वाले समय में भी दिखाएंगे। अगर सेम तरीके से चाइना अपना इंक्रोचमेंट की नीति के पे डटल रहा तो अगले 1 साल का लेखा जोखा, अगले 1 साल का खाका खींचा गया है इसमें। और हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर विस्तारवाद और आतंकवाद की तरफ उनका जो इशारा था और उनको लेकर जो बातें थीं, उतना ही अहम ये था कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कोविड के समय भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी तरफ दुनिया ये भी देख रही है कि क्या कोविड को लेकर वैक्सीन लेकर हम सामने आ सकते हैं, एक प्रामाणिक और भरोसेमंद और विश्वसनीय वैक्सीन। अब सवाल यह है, डॉक्टर सोनिया आप भी इसको सुन रही होंगी, 3 वैक्सीन पर काम करने का जिक्र उन्होंने किया। आत्मनिर्भरता में उन्होंने पीपीई किट, N95, वेंटिलेटर घर में तेजी के साथ बनाने की बात भी उन्होंने कही। आपको इस संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या लगा? हेल्थ से रिलेटेड मुझे 2-3 बातें एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। पहली तो बात, बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन की ट्रायल्स चल रही हैं, हमें पता है, और इतना पता होना कि एटलीस्ट 3 मेजर वैक्सीन हैं जो आ सकती हैं, एंड एक प्लान ऑलरेडी अगर उनका बना हुआ है कि जैसे ही वैक्सीन अप्रूव होंगी उनका हर घर में भारत देश में पहुंचना, वो सबसे जरूरी है। बिकॉज अगर वैक्सीन आ भी जाती हैं पर अगर वो पहुंच नहीं पाएंगी समय में तो फिर बहुत, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है कि वो हर इंसान को पहुंच पाए। तो एक प्लान ऑलरेडी अंडरवे है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात है जो उन्होंने यूनिवर्सल एक हेल्थ आईडी की जो आज बात करी है, ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर में बहुत जरूरी है। कहीं पे भी कोई जाता है, गांव से कहीं जाता है, कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट है, एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एक पेशेंट की केयर के लिए जो चीजें जरूरी हैं, उससे बहुत इस चीज से फर्क पड़ेगा। और आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए, बिकॉज इससे आगे जाते अगर हम बाद में यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्लान कोई आता है तो ये एक बेस बन रहा है उसके लिए। एंड जो मुझे तीसरी बात भी बहुत एक्चुअली अच्छी लगी, जो हेल्थ के लिए फायदेमंद होगी, वो है कि ऑप्टिकल नेटवर्क का पूरे इंडिया, रूरल इंडिया में भी जाना, गांव में भी जाना, क्योंकि इससे जो टेलीमेडिसिन है वो डेवलप की जा सकती है। हेल्थ केयर को हम हर जगह पे एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो आई थिंक 3 बहुत मेजर चीजें आई हैं। हाँ, अभी वैक्सीन को समय लग सकता है, अभी टाइम फ्रेम नहीं दिया है, पर ये बहुत पॉजिटिव बात है कि क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी अंडरवे हैं और एक प्लान ऑलरेडी बना हुआ है कि कैसे घरों पे पहुंचेगा। एक प्लान बना हुआ है और ट्रायल अंडर वे है, चीजें चल रही हैं और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही हैं। और इस बात को पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस पर जोर भी दिया। रामकृपाल जी, इसके अतिरिक्त तो उन्होंने जो 1 साल का जो खाका खींचा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक हमको और क्या कर लेना है, उन संकल्पों का जिक्र किया। उसमें आपको क्या अहम लगा? आत्मनिर्भरता, लोकल के लिए वोकल होना, जाहिर है ये 1 साल का वक्फा कम होगा, बहुत ज्यादा लंबा वक्त हमको चाहिए होगा। मिड टर्म गोल तो बनाना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म नहीं तो। जी देखिए, मैं अगर आपसे इजाजत चाह रहा हूं थोड़ा सा, मैं जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं आज के पूरे 90 मिनट के उनके भाषण में,
उसका लब्बो लुआबे है। देखिए, सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि विस्तारवाद, उन्होंने लद्दाख से कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि विस्तारवाद के दिन लग चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि 2 विश्व युद्ध हुए, विस्तारवादी ताकतें, जो भी विस्तारवाद के उसमें आता है वो अपने आप खुद नष्ट होता है, ये भी उन्होंने कहा था। और देखिए, जो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि विस्तारवाद के दौर में हम उन ताकतों के साथ मिलकर विस्तारवाद के खिलाफ लड़ रहे थे जो हमें गुलाम बनाई हुई थी। राइट। लेकिन भारत ने उस दौर में भी अपनी आजादी की लड़ाई थामी नहीं थी, वो थमी नहीं थी। हम उन ताकतों से भी लड़ रहे थे आजादी के लिए, बिल्कुल, जो ताकतें विस्तारवाद से लड़ रही थी, यानी अंग्रेज, इंग्लैंड, ये जो एलाइड पावर्स थी, उनके साथ भी हमने साथ दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों विश्व युद्ध में विस्तारवादी ताकतों का ही नाश हुआ। तो बहुत बहुत साफ संदेश उनका था कि देखो, हम जिनसे हमारे भौगोलिक रिश्ते हैं उनसे तो हम है ही हैं, लेकिन जिनसे हमारे दिल मिले हैं हम उनके साथ भी हैं। और 191 कंट्रीज में से करीब करीब 183, 184 कितने देशों ने हमारा साथ दिया है। तो याद कर लीजिए कि दुनिया आज किसके साथ है, यानी हमारे भारतवर्ष के साथ है। बिल्कुल। और ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सर, दुनिया के लिए मैंने आत्मनिर्भरता के संदर्भ में जिक्र किया था, लेकिन आपको भी अहम लगा कि विस्तारवाद का फिर से जिक्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने दूसरी बार विस्तारवाद को लेकर रेखांकित किए हैं। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी लेह गए थे, उस समय भी उन्होंने चीन के विस्तारवाद पर प्रहार किया था। क्या कहा था उन्होंने, वो सुनिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। जी रामकृपाल जी, अब बात पूरी कीजिए। 2 बार विस्तारवाद का उल्लेख, दोनों महत्वपूर्ण अवसरों पर। जी, यही मैं कह रहा था कि जो उन्होंने 2 विश्व युद्ध का उदाहरण दिया बहुत सा, कि जो भी विस्तारवाद की ताकतें रही हैं उनका पूरी दुनिया ने विरोध किया है। और उस समय जो ताकतें विस्तारवाद के खिलाफ लड़ रही थी, हमने भी उन ताकतों का साथ दिया। हालांकि अपने ही देश में हम उसी में से एक ताकत के गुलाम थे, लेकिन हमने कहा था कि हमारी आजादी की लड़ाई चलती रही तो चलती रही। अल्टीमेटली जो मोदी जी संकेत दे रहे थे कि अब सिर्फ ये मत समझो कि भूगोल से हम बाहर जाकर के, इशारा आप समझ लीजिए कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो उन्होंने संख्या बताई कि ये 191 में 184, 183 कंट्रीज हमारे साथ हैं। मतलब आप समझ जाइए कि ये बहुत साफ साफ अपने 2 पड़ोसियों को हमारे जो हैं उनकी तरफ इशारा था। और जैसा उन्होंने लेह में कहा था कि विस्तारवादी ताकतें पराजित हुई हैं अब तक और आगे भी पराजित होंगी, अगर उन पर ये जुनून सवार हुआ और अगर उससे वो मुड़ी नहीं, अपने रास्ते मोड़े नहीं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कही, देखिए आज बहुत बड़ी बात, अभी तक ये था कि हथियारों की कुछ आइटम्स थे जो हमारे देश में बनाए जाएंगे। आज उन्होंने कहा कि कब तक कच्चा माल बाहर भेज करके प्रोडक्ट मंगाते रहोगे, बंद करेंगे इसको। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। जो चीजें हमारे यहाँ नहीं पैदा होती, जिसके लिए हम मजबूर हैं, तेल है मान लीजिए, उसकी बात है, लेकिन बाकी चीजों के लिए हम क्या नहीं बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। और ये जो बनाए जाने की बात कही, इसको लेकर डिफेंस सेक्टर को जो उन्होंने सेल्फ रिलायंट करने की बात कही है सर, डिफेंस सेक्टर में चाइना को तो हम जानते हैं सर कि वो किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूसरों के आईपीआर चोरी करके अपने यहाँ काम करता है और टेक्नोलॉजी अपनी बताकर असल में वो दूसरे का इस्तेमाल कर रहा होता है दिमाग। यहां पर अनिल जयसिंह साहब से मैं बात करना चाहूंगा सर। अनिल जयसिंह साहब, डिफेंस सेक्टर में उन्होंने खासतौर से तेजस का जिक्र किया, ये यहां सेल्फ रिलायंस कितना आवश्यक है और यहां पर कितनी तेजी से काम बढ़ाने की आवश्यकता आप समझते हैं, और क्या आपको कोई ब्लूप्रिंट मिला आज की बातों में? जी हाँ, देखिए, आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, देश की ताकत किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं बन सकती। हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी आत्मनिर्भरता पे, अपनी देश की सिक्योरिटी को देखना है। पर अभी तक ये अभी आपने याद होगा, कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने 101 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई जिसने उन्होंने बोला कि इस पे अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, देश में ही बनाएंगे। ये पहला कदम था। पर 2014 में जब प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का अनाउंसमेंट किया था, उस टाइम भी डिफेंस एक की सेक्टर था। पर फिर भी 6 साल में
वो सपोर्ट नहीं मिला डिफेंस को, या उतना सेल्फ रिलायंस नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। इसकी कई वजह हैं, पर मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण वजह ये है कि आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया, आपने पॉलिसी बना दी, पर उसके बाद हमारे रक्षा मंत्रालय ने उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया, वहां हमारी कमी दिखती है। इम्प्लीमेंटेशन में हम कमजोर हैं। हमारी कई पॉलिसी बनी है पिछले 6 साल में। अगर आप कोई भी पॉलिसी को अनिल जयसिंह साहब, आपको यहाँ पर रोककर कुछ देर के लिए मैं अटारी ले चलता हूँ अपने दर्शकों को, जहाँ बीएसएफ अपना कार्यक्रम करने वाली है, उसकी तैयारियां कुछ देर पहले हमारे संवाददाता मोहित की निगाह से आपने देखा था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कार्यक्रम शुरू हो चला है। अभी तिरंगे को सलामी दी जा रही है, ध्वजारोहण हो चुका है, और अब एक बार फिर से जब यहाँ कार्यक्रम पूरी रंगत में होगा तो आपको लेकर चलेंगे हम। और इस वक्त अटारी से आ रही है सीधी तस्वीरें। जैसा हमने आपको कहा था कि टीवी 9 भारतवर्ष पर स्वतंत्रता दिवस की कवरेज देखकर आपको गर्व होगा। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह कवरेज आप देख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उनके भाषण में कही हुई बातें, उसके निहितार्थ समझने की कोशिश हम विशेषज्ञों से कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो हमें उसको बहुत स्पष्ट रूप से खोल कर बता रहे हैं कि आज कही हुई इन बातों के मायने क्या हैं, घर में हमारे लिए क्या मायने हैं, हर एक भारतवासी के लिए क्या मायने हैं, देश के बाहर भारत के मित्रों के लिए क्या मायने हैं, और भारत के शत्रुओं के लिए उसके क्या निहितार्थ हैं। एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले के प्राचीर पर आज पहुंचकर झंडारोहण, उसके बाद राष्ट्रगान और भाषण की तस्वीरें देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अटारी बॉर्डर से आती हुई ये तस्वीरें। इसके अलावा हम आपको लेह भी ले जा रहे हैं, बीच बीच में वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुमित हमारे संवाददाता कन्याकुमारी ले जा रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पूरे भारतवर्ष से कवरेज देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जेपी नड्डा वहां ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को नमन करते हुए, सलामी देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरों को हम क्रमशः आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आ रही ये तस्वीरें, जहां भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष ध्वजारोहण करने के बाद सलामी दे रहे हैं। एक तरफ आपको देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो पार्टी जो इस समय सत्तारूढ़ है उसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं सलामी देते हुए तिरंगे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय दिल्ली में। ये दो तस्वीरें और इसके साथ पूरे देश भर से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटारी से आ रही तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले लाल किले की प्राचीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने, ध्वजारोहण की तस्वीरें, और इधर अभी अभी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो इसके पहले वहां समारोह में मौजूद थे। लाल किले के करीब जो समारोह में वो भी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, और अटारी से आ रही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीएसएफ अपना कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अटारी बॉर्डर बहुत महत्व का, और यहाँ पर आप देखते हैं दोनों ही देशों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन, खास तरह की भाव भंगिमाओं के साथ आपको जवान नजर आते हैं, और अपने आप को किस तरीके से भारतीय जवान वहां आप देखते हैं पूरे शौर्य के साथ उस पड़ोसी के सामने जो जाहिर है हमारी तरफ ठीक नियत नहीं रखता, हमसे अलग हुआ लेकिन हमारे लिए बुरी नियत रखने वाला पड़ोसी। एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ विस्तारवाद, और इसका जिक्र विस्तारवाद को लेकर खासी चर्चा। इससे पहले विस्तारवाद को लेकर उन्होंने अपनी लेह यात्रा के दौरान उसका जिक्र किया था, लद्दाख यात्रा के दौरान, और आज इसी संदर्भ में आज अपने मेहमानों से भी हम चर्चा कर रहे हैं कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, उनके मायने क्या हैं, एक साल की रूपरेखा क्या है, अभी जिन चुनौतियों से हम दो चार हैं उनमें उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। और एक बार फिर से विनोद भाटिया जी के पास में जाऊंगा। विनोद भाटिया साहब, उन्होंने जो क्रम गिना, क्या उनके भाषण में क्रमवार जिन बातों का उल्लेख था, क्या वही उनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी था? नहीं, मेरे ख्याल से तो जो प्रायोरिटी है वो बड़ी क्लियर है। हमारा देश जो है एक आत्मनिर्भर देश बनेगा। 75 साल हमने बनाने हैं, हमने 130 करोड़ लोगों की देखभाल करनी है, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो इसमें सब कुछ था। इसमें फूड एनर्जी थी, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी थी, इसमें नेशनल सिक्योरिटी थी, बॉर्डर सिक्योरिटी थी, इसमें आतंकवाद के खिलाफ था, विस्तारवाद के खिलाफ था। तो अगर देखा जाए तो बड़ा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव था। उन्होंने एक दृष्टि दी है देश को, विदेश को बताया है कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, नेबरहुड के लिए क्या कर सकते हैं, वेस्ट एशिया क्या कर सकते हैं।
तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बास्केट जो है उसको एक साथ उन्होंने आज एक दिशा दी है, मार्गदर्शन किया है पूरे देश का, पूरे देशवासियों का, प्रायोरिटी दी है। उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करी, ऑप्टिकल फाइबर की बात करी, उन्होंने एनसीसी की बात करी, यूथ डिप्लॉयमेंट की बात सर, ये लेकिन कितना टाइट रोप वॉक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ इकोनॉमी को हमको फिर से पटरी में लाना है, हमको अपने घर में पहले ये कोविड की चुनौतियां, लोगों को रोजगार देना, लोगों को तनख्वाहें समय से देना, उधर उद्योग धंधों को वापस पटरी पर लाना, और एक तरफ दूसरी तरफ इन चुनौतियों की वजह से जिन चीजों को हम शायद बाद में करते, मसलन वो अंडमान निकोबार तक या लक्षद्वीप तक ऑप्टिक फाइबर ले जाना या सेना का आधुनिक रूप से सुसज्जीकरण, ये आपको लगता है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बड़ा टाइट रोप वॉक बना रही हैं फिलहाल सिचुएशन को? मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा कि एक हमें ना एक सिचुएशन हमारे पास है जो कोरोना की है, अगर हम सिर्फ उसी में फोकस करेंगे तो हम बाकी जगह पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे 3 वैक्सीन तैयार होने वाले हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जो फर्टिलिटी रेट सबसे कम है 1.9% पर है, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं कि पूरा देश का फोकस एक जगह हो, हमारी पूरा देश। और यहां पर एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी इस बात में इसका जवाब छिपा हुआ था, जहां उन्होंने कहा कि जब असाधारण परिस्थितियां होती हैं, जब आप अपने असाधारण लक्ष्य बनाते हैं तो रास्ते असाधारण होते हैं और उसमें आने वाली चुनौतियां भी असाधारण होती हैं, लेकिन असाधारण संकल्प के साथ रास्ता पार किया जा सकता है, मंजिल हासिल की जा सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।